हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड द्वारा जो जीके जीएस के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा आज का जो सेशन है ये 15 अक्टूबर 2022 को जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इसमें पूरा बेसिक से यानी शुरू से लेके पूरा अंत तक जो है इसको हम लोग डिस्कस एनालिसिस के साथ इसको देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला जो 15 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो इसमें बी लिखा है कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। और डी की बात करेंगे तो लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए करने हेतु। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए जो है 11 सूत्री कार्यक्रम को जो है इसमें एक पत्र के माध्यम से वायसराय को किया गया था, बताया गया था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणियों की बैठक में ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इन न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने क्या किया था तो आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउंट के हस्तांतरित करना, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों में पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने को फैसला किया। जमींदार की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया था। और डी की बात करेंगे तो डी लिखा है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीयों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन के कंपनी से भारत पर शासन करने के लिए सभी अधिकार वापस कर ले लिए गए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा राज्य की सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा स्थापित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया। तो क्या होता है तो इसमें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था भारत के प्रथम वायसराय उस समय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और की बात करेंगे तो 1 नवंबर सन 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर और बैकाल झील। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी,
कैस्पियन सागर जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील रूस में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो मौलाना आज़ाद, और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो सी राजगोपालचारी, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के जो सबसे हमारे भारतीय गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? सी राजगोपालचारी थे। ये हमारे प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसका हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स की स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसका शासनकाल जो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक था। सी राजगोपालचारी भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के जो है उसमें ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो रानी की उद्घोषणा, सी की बात करेंगे तो मिंटो मार्ले सुधार, और डी की बात करेंगे तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जो है इसको क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या हुआ था उस समय 1935 के अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। और सी की बात करेंगे तो इसमें इसमें क्या हुआ था? तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे, राज्य सूची में इस समय 54 विषय थे, समवर्ती सूची में इसमें 36 विषय थे, लेकिन इस समय जो है बढ़ गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक है तो इंजन नहीं है तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था 1935 के अधिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह, आगे बढ़ेंगे तो इसका सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है चूँकि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस दोनों है, अतः इसका ऑप्शन जो है स्टार लगा था। आयोग ने इसको कोई नहीं माना था, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ज्ञानी प्रीतम सिंह और जो गदर पार्टी के सदस्य थे, जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। इन्होंने जापान के मेजर आईवाची फुजियार के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आईएनए भी कहा जाता है, का गठन किया। अतः आईएनए को व्यवहारिक रूप से मोहन सिंह ने गठित किया था, जबकि यह मेजर आईवाची फुजियारा और क्या लिखा था? ज्ञानी प्रीतम सिंह के मस्तिष्क की उपज थी। जापानियों से वैचारिक मतभेद के चलते मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और आईएनए के नेतृत्व रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि इसे ही द्वितीय नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि आईएनए का गठन मोहन सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को विधिवत स्वरूप प्रदान किया था, लेकिन आयोग ने अपने उत्तर को जो है सुभाष चंद्र को सही उत्तर माना था। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड। क्योंकि सागौन की बात करेंगे तो जो मध्य प्रदेश ऐसा हमारा राज्य है जिसमें सागौन के ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
और यहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स, इसका डिटेल दे सकते हैं कि सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी में से पेड़ों में से एक है। भारत के सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी जो है पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है जबकि और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून कहा जाता है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो अंत कर सकते हैं, बी की बात करेंगे तो विश्राम कर सकते हैं, प्रस्फोटन कर सकते हैं या परीक्षण कर सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उसको आप क्या बोल सकते हैं? फटना या प्रस्फोटन के नाम से उसको जानते हैं। इसका डिस्क दे सकते हैं। सामान्य वर्षा से अधिक जब वृद्धि हो जाती है तो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इस घटना को मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। दातव्य है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार क्या होना? परिवर्तन होना। ठीक, नेक्स्ट, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम, गोल्ड मीन टाइम। इसका राइट ऑप्शन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बी जो इसका राइट ऑप्शन है। इसका जो पूरा नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। जीएमटी का पूरा नाम जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन की मानक समय से है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर शून्य स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारत के जो 82.5 डिग्री पूर्व के एवं उत्तर में मानक मार्जन रेखा माना जाता है। इस रेखा पर क्या होता है? तो वर्णित स्थानीय समय जो पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या होता है? आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, चलिए आगे आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो क्रूड जन्म दर। तो इसका राइट ऑप्शन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको क्रूड दर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। किसी विशेष क्षेत्र में 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों का वार्षिक संख्या के में जो अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर बराबर क्या होता है? तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और किसी विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000 कर देंगे तो मिल जाए। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का आराष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, 12, 6 और 14। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 1969 में इंदिरा गांधी जी ने जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय उनकी सरकार थी। देख सकते इसका डी से 14 जुलाई सन 1969 को भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। 1980 के 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अनुसूचित बैंकों ऐसा बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में शामिल है। वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो कुल संख्या कितनी है? 12। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इनमें से कोई नहीं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, मेट्रो परिवहन, और डी की बात करेंगे तो संचार। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार द्वारा निम्न 3 क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था: परिवहन और रेलवे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु खनिजों का खनन। इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे फ्रेंड्स
योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेग सिंह आहलूवालिया, श्री आरपी सिंह सिन्हा। बी की बात करेंगे तो श्री श्यामलाल घोष, और डी की बात करेंगे तो श्री विनय कोहली। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्री मोंटेग आहलूवालिया जो इस समय अंतिम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग किसी प्रकार के भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। इस जो हमारा है इस योजना के तहत क्या होता था कि किसी प्रकार के व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा थे। एवं योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री मोंटेग सिंह आहलूवालिया थे। ठीक है। अब क्या हो रहा था, 1 जनवरी 2015 से कोई योजना के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी मतलब कृषि की बात करेंगे तो सब इसी में होता है। लगभग 51% जनसंख्या जो इसमें कार्यरत होती है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, उद्योग हो गया, सब इसी में आता है। ठीक है। इसका डिस्कस दे सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, खनन एवं आदि शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 51% जो है लगभग इसमें क्या होता है, कार्यरत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, और डी की बात करेंगे तो तमिलनाडु। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें जो हरित क्रांति आई थी तो उसमें पंजाब को ही चुना गया था। ठीक है। देख सकते हैं इसका डिस्कस। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के लिए भारत में प्रारंभिक स्थल के रूप में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया था। दायित्व है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1966 से 1967 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनको हाल ही में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 29। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदस्यों के रूप में स्वतंत्रता। ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा DPSP जोड़ा गया था? इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, राष्ट्रों के बीच शांति अशांति को सुरक्षा को बढ़ावा देना, और आय लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, स्थिति और सुविधाओं अवसरों की असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। राइट ऑप्शन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। राज्य के नीति निषेधक तत्वों का वर्णन भारत के संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया था। ये नीति निषेधक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
नीति निर्धारकों को जोड़े गए अनुच्छेद निम्न है। पहला 39 का क, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, और 43 का के अंतर्गत उद्योग एवं अन्य प्रकरणों को में कर्मकारों की भागीदारी, और 48 क की बात करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये सभी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद विकसित करना। टी की बात करेंगे तो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन इसका डिस्कस दे सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है। 11 मूल कर्तव्य हैं फ्रेंड्स, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सभी अम्लों में समान तत्व हैं, कौन कौन होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये अम्ल में जो है प्रेजेंट होता है, और क्षार की बात करेंगे तो क्षार में कौन प्रेजेंट होता है? तो OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन की खोज जो है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखें फ्रेंड्स कि नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन में से लेपित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, टेफ्लॉन, PVC और काले रंग। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है। टेफ्लॉन जो इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिशेस। नॉन स्टिक जो है खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरोबाउलक है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का भी क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? सरकार की आलोचना करना, संसद करना, कानून बनाना, और डी की बात करेंगे तो कर एकत्रित करना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। इसका देख सकते हैं इसका दिक्कत। संविधान के भाग जो है 11 के अंतर्गत 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य तथा अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने जो है कुछ प्रश्नों को यानी लगभग 21 प्रश्नों को जो है हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। शेष प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितने भी हमारे जीके के जितने भी सारे प्रश्न आएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस के साथ, एकदम बेहतरीन डिस्कस के साथ। तो चैनल पर आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।